नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। आपको बताते चले कि 3 बजे ही शुरू कर दी गई थी महबूबा मुफ्ती की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दौर है वो देखा जा रहा था कि आखिर किस तरह से महबूबा मुफ्ती आज मीडिया से मुखातिब होंगी। तो जाहिर तौर पर आपको सबसे पहले लिए चलेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वो जानना और सुनना बहुत अहम है कि आखिर महबूबा मुफ्ती किस तरह से रूबरू हुई हैं, क्या कुछ उनका कहना था। चलिए देख लीजिए। डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूटी गई हो, जिसमें कि उन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आजम हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतन नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है, या 35A है, या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है, उसको वो छीन सके। They don't have any powers. It is the Indian Constitution. हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, कि जो चीज चुराई गई हो, जो चीज डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना जो मोर्चा है वो बाज़ाब्ता तौर पर पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने खोला, और जहां पर ख़त्म किया था वहां पर दोबारा शुरू करते हुए 14 महीने के तवील इंतज़ार के बाद महबूबा मुफ्ती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला। आज अपनी रिहाइशगाह वाक़िया गुपकार में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर उस झंडे को हाथ नहीं लगाएगी जब तक न जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे वापस दिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि आने वाले दिनों में किस किस्म के इंतखाबात होंगे, किस किस्म के इलेक्शन होंगे, जिसके लिए पीपल्स अलायंस बैठेगी, और कल उनकी बैठक जो है डॉक्टर अब्दुल्ला के घर पे होगी और इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती फिलहाल इंतखाब लड़ने के मूड में नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में इस सूरत हाल को पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक डाकू का रोल अदा किया। उन्होंने आरोप आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी ने कानून को साइड में बालाए ताक रखकर जो कुछ किया सही नहीं किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों से हम अपील करते हैं और ताउन तलब करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में इस कॉन्स्टिट्यूशनल वार को अच्छे से लड़ा जा सके। उन्होंने कहा वो किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि अगर खुदा न खास्ता उन्हें अपनी जिंदगी की जान भी देनी पड़ेगी, वो इनकार नहीं करेंगे। देखने वाली बात होगी महबूबा मुफ्ती के इन तीखे वारों के बाद भारतीय जनता पार्टी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ कहना होगा। लेकिन जो कुछ भी है, डॉक्टर अब्दुल्ला को रियासत जम्मू कश्मीर का अजीम और कदावर लीडर करार देते हुए कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला डिसीजन लेंगे, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। इमरान तारिक के साथ तजुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि तजम्मुल का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज की गई है, और जाहिर तौर पर हर कोई यही समझ रहा था कि महबूबा मुफ्ती जब बाहर आएंगी तो किस तरह से काम करेंगी, क्या कुछ बयानबाजी रहेगी, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया को वो मुखातिब हुई हैं, और जाहिर तौर पर पीडीपी पार्टी अब जो है वो अपनी पैठ बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर जो पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं, यानी कि ऑल पार्टी अलायंस जो बना है, उसमें भी अब घमासान बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जाहिर तौर पर कल भी हमने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो बैठक की गई और बातचीत करने की कोशिश की गई ऑल पार्टी अलायंस के लोगों के साथ, तो वहां पर भी अब मतभेद जो है वो उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। चलिए, आपको लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर से सनम एजाज हमें क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं इस हवाले से, वो देख लीजिए। बवाल शुरू हो चुका है, नज़र आ रहा है, क्योंकि कल जो फारूक अब्दुल्ला ने गांदरबल में जो डेवलपमेंटल मीटिंग की है, उसके बाद यहाँ पे कहीं न कहीं लोगों में अभी ये बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला को इस तरह की मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उसका यही कारण बताया जाता है कि एक तो ईडी जो है, ईडी की 2 बार फारूक अब्दुल्ला से जो पूछताछ हुई है, उसमें फारूक अब्दुल्ला को जिस तरह से ह्यूमिलेट होना पड़ा, तो कहीं न कहीं उसको विरोध करना चाहिए था। और उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है उसमें कश्मीर मामले की बात की गई है, 370 की 35A की डेवलपमेंटल को एक साइड रखा गया है।
तो ये जो मामला है कि फारूक अब्दुल्ला ने कल जो डेवलपमेंटल सेक्टर पे बात की, तो कहीं न कहीं लोग शक शुबात से देख रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ कहा जाता था कि महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कल शाम तक हमें यही मालूम था कि अभी 2-3 दिन बाद करेगी, लेकिन आज बाद दोपहर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं यहाँ का जो पॉलिटिकल स्टेरियो है, जो गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर पॉलिटिकल स्टेरियो यहाँ का बना है, उस पर भी कहीं न कहीं सवाल उठे। और सबसे बड़ा सवाल जो कल जम्मू कश्मीर सरकार का यूटी का जो मुलाजमीन का रिटायरमेंट का जो फैसला है, उसमें भी कहीं न कहीं यही कहा जाता है कि 22 और 48 के बीच में आने वाले वक्त के दौरान जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन जो हैं उन पे एक नंगी तलवार है वो लटकती रहेगी। और उस पर भी कहीं न कहीं विरोध जो है वो देखने को आज से शुरू हो चुका है। मुलाजमीन के हवाले से भी खबरें आ रही है कि वो इसका विरोध करने वाले हैं और हो सकता है अभी तक वो अपनी जो लीडरशिप है, जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, वो आपस में गुफ्तगू करें और आने वाले वक्त में ये सारे मामला जो है कहीं न कहीं कश्मीर की सिचुएशन और सियासत दोनों पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ ईडी जो है वो जांच करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ जो ऑल पार्टी अलायंस बनाया गया है उसमें काफी ज्यादा घमासान अब तेज होता हुआ दिख रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर जो ऑल पार्टी अलायंस बना है उसमें सबसे पहले बात की जा रही थी डेवलपमेंट की, लेकिन डेवलपमेंट की बात को हटाकर, उससे परे हटकर ये लोग धारा 370 को लेकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टीज के जितने भी नेता हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि डेवलपमेंट से हटकर हमें 370 पर पहले बात करनी चाहिए और उससे पहले हमें ईडी पर बात करनी चाहिए कि आखिर क्यों बार बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर ही जांच जो है वो बिठाई जा रही है और पूछताछ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ की जा रही है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन की तर्ज पर जो ऑल पार्टी अलायंस बनाया गया है उसमें भी अब घमासान तेज हो गया है। अब देखना यह है कि कश्मीर के अंदर क्या कुछ चीजें हैं वो निकल कर बाहर आएंगी, क्योंकि एक तरफ महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और दूसरी तरफ अगर हम कल की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो ऑल पार्टी अलायंस में बैठकों का दौर जारी किए हुए हैं उसके अंदर भी अब घमासान है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर और शहर श्रीनगर से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इरफान जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज रेड्स पड़ने का सिलसिला शहर श्रीनगर के अंदर शुरू हो गया था, क्योंकि जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं उन पर आज गाज गिरी है। चलिए पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, इरफान क्या दिखा रहे हैं। कल रात से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापामार कार्रवाई और उसी कार्रवाई को लेकर कह सकते हैं कि एक जबरदस्त शिकंजा इस वक्त इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जरूर ये जा रहा है कि जी हां, वादिया कश्मीर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस तो करते हैं मगर इनकम टैक्स के हवाला के मामला जो है फाइल कभी चार्ज नहीं करते हैं। ये खबर जो ही कल रात को कमिश्नर इनकम टैक्स सुरभि आलूवालिया को पता चली तो लगातार छापामार कार्रवाई को काफी ज्यादा सख्त किया गया। कुछ ऐसे बिजनेसमैन जिनके बड़े बड़े मॉल्स और साथ साथ बड़े बड़े स्कूलों की प्रॉपर्टी को लेकर 6 साल से कोई टैक्स जिन्होंने नहीं भरा है, बताया जा रहा है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी के साथ साथ मामला जुड़े। 14 के करीब प्रॉपर्टी कश्मीर में और एक प्रॉपर्टी शहर श्रीनगर दिल्ली में भी बताई जा रही है। इनकम टैक्स के मामलात को लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शिकंजा सख्त किया गया है और साथ ही साथ कई मामलात फ्लैट्स को लेकर और कई मामलात जो है प्रॉपर्टी को लेकर बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस तरह की छापामार कार्रवाई जारी है और काफ़ी सारे लोगों पर भी नज़र है कि आने वाले टाइम में वो लोग जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जी हाँ फाइल नहीं करते हैं, जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी। फिलहाल कह सकते हैं कि करोड़ों की ज्वेलरी के साथ साथ करोड़ों का पैसा भी सीज किया गया है। अब आने वाले टाइम में यह देखना जरूर होगा कि वो लोग जो प्रॉपर्टी के साथ काम भी करते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, कई सारा बिजनेस भी करते हैं, मगर मामला इनकम टैक्स का है जबकि रेड लगातार जारी है। देखने वाली बात जरूर होगी कि इसका आने वाले टाइम में किस तरह के नताइज निकलेंगे। क्या उन पर कार्रवाई सख्त होगी, क्या उन पर भी हैमर होगा जिस तरीके से लगातार उन बिजनेसमैन पे हैमर हो रहा है जिनका करोड़ों का घपला है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 कश्मीर। तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो शहर श्रीनगर के अंदर देखे गए हैं। जाहिर तौर पर जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं और इनकम टैक्स के अंदर वो टैक्स नहीं भरते हैं तो उन पर आज शिकंजा जो है वो कसा गया है, क्योंकि कुछ लोग ये श्रीनगर के अंदर भी रहते हैं और यही लोग यहाँ से दिल्ली भी चले गए हैं। लेकिन चाहे वो दिल्ली चले गए हों लेकिन गाज उन पर भी गिरी है और जाहिर तौर पर आज इनकम टैक्स की तरफ से रेड पर रेड का सिलसिला जो है वो देखा गया है। चलिए अब आपको पट्टन लिए चलते हैं और राही निसार हमें क्या रिपोर्ट दे रहे हैं वो देख लीजिए।
जनाब हबक गुंड हबग पे पटन यह तहसील डिस्ट्रिक्ट बारामूला जनाब तकरीबन आज ब्रो 10 वरी त्रोक ये सड़क मेगड़ा मज तो बनोक यह पुल वुल यप तमो 10 वरियो पत पुरुक ये सड़क कहें ये जायन गमुत खस्त यह सड़क तो ये दोब गमित वारियान जायन ओतर गई कह टाइम गो तकरीबन गई 5-10 दो तन तो त्रो आज यमो दोक मेगड़म तो पत गए R&B डिपार्टमेंट वाले वन दोक कर मेगडमाइज कर सड़क यप यह खस्त गम यप एक्सीडेंट तक गो तो 2014 पे गई खस्त क्या सोइलिंग अपर गाड़ पकान सह वुडान तमाम। चलिए अब आपको डोडा जिला लिए चलेंगे और जिला डोडा के अंदर भी क्या कुछ पूरी जानकारी हमें वसीम दे रहे हैं वो देख लीजिए। अब यहाँ वार्ड नंबर 13 में है जो म्युनिसिपल कमेटी डोडा के अंदर ही आता है और हालत आप देख लीजिए इस रास्ते की क्या कंडीशन है और ये लोगों ने खुद अपने पैसों के जालर बनवाए और यहाँ पे लगाए हैं। कुछ दिनों पहले की अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि पुलिस स्टेशन डोडा के बाहर किस तरह से खुद लोग आके साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि म्युनिसिपलिटी फेलियर मानी जाती है डोडा के अंदर। पब्लिक से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरह की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? हमजा भट्ट। हमजा जी, किस तरह की परेशानी आ रही है इस वार्ड के अंदर? सर सबसे पहले तो जो जालियों का हाल है, यहाँ पे चला नहीं जाता, गाड़ियाँ जितनी भी आती हैं उनकी प्रॉब्लम है, PHC की जितनी भी पाइपलाइन है सारी ऊपर से जा रही है, सैनिटेशन का बुरा हाल है, जितने भी घर हैं सबकी नालियाँ। डिपार्टमेंट म्युनिसिपलिटी कभी आप उनके पास गए? सर बहुत बार कंप्लेंट गई है, मैं खुद नहीं गया बट बाकी जितने भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं जिनके भी कोई अप्रोच है वो सब म्यूनसिपैलिटी में गए और म्यूनसिपैलिटी से एक ही जवाब आता है कि हम देखेंगे, हम करेंगे, लेकिन कोई आता जाता है नहीं। देखिए 2.5 साल हो चुके हैं काउंसलर्स को चुने हुए, आपने वोट भी डाले हैं, आपने किस तरह का ये सोचा था कि जब हम चुनेंगे उसको फिर किस तरह के काम होंगे? सर एक्सपेक्ट तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हर महल्ले में जो पाथ है कम से कम वो एक नेटवर्क तो बना रहे, सैनिटेशन का तो पूरा कम से कम काम हो। यहाँ पे ना ही सैनिटेशन है, जैसे आप रोड देख सकते हैं, रोड का भी बुरा हाल है और सैनिटेशन का तो सबसे बुरा। चेयरमैन गुप्ता जी, उनसे जब हम बात करते हैं उनका यही कहना होता है कि हम काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन हमने डोर टू डोर की। क्या यहाँ पे कोई सैनिटाइजेशन हुई कोविड के बीच? सर हमने तो किसी को नहीं आते जाते देखा, कोई भी नहीं आया। सर जो मेरे नॉलेज में मैंने तो किसी को नहीं देखा, हो सकता है उनने मतलब आफ्टर आवर्स में कुछ किया हो, लेकिन हमने आते जाते किसी को नहीं देखा। पास जाते हैं, लास्ट ईयर यहाँ पे थोड़ी सी इनने यहाँ पे क्या बोलते हैं ये टाइल्स वगैरह डाली थी, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारे पास अभी फंड्स नहीं है। ये कम से कम उस वक्त बता रहे थे 80-90 हज़ार रुपये हमारे पास फंड्स है और हमने ये लगा दिए हैं। तब से बोल रहे हैं फंड्स आएंगे तो हम लगाएंगे, फंड्स आएंगे और हम लगाएंगे। पाइपों की खस्ता हालत है, आप ज़रा गलत टाइम पे आए, नहीं तो यहाँ पे जिस वक्त पानी की सप्लाई आती है वो रोड में चलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गीला है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ऊपर भी पानी निकलता है, यहाँ पे भी निकलता है, यहाँ से नीचे भी। कहीं भी टायर्स में अगर यहाँ पे ये टायर्स लगाई भी होंगी ये 2-4-5 साल पहले, उसके बाद ये टायर्स पानी की वजह से भी ख़त्म हो जाती हैं। मोस्टली हम बोलते रहते हैं कि यहाँ पे काम लगाए, वो बोलते हैं कि बस पैसा आएगा लगाएंगे, पैसा आएगा लगाएंगे। वो जो वहाँ पे टायर्स है ये 2-3 साल पहले लगी हैं। लोग मतलब ये है कि हम क्या बताएं, ये लोग मतलब ये जब हिल जाती हैं इनको कोई रिपेयर जब करता नहीं है, कोई आते होंगे ये जो लोहा बेचने वाले। यहाँ पे करता है कोई, आता है यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए? सफाई के लिए ये देखा कि आज कुछ की है सफाई यहाँ पे, आज तो हुई है। हाँ आज जुम्मा था इसलिए वहाँ पे सफाई हुई है, नहीं तो वहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है। आप देख लीजिए किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, लोग खुद घरों से बाहर आए और ये रास्ता ठीक किया है। और हालत देख लीजिए, वार्ड नंबर 13 है ये। और जब म्यूनसिपलिटी के जो चेयरमैन है गुप्ता जी, जब उनसे हम जवाब पूछते हैं, उनका यही कहना होता है कि स्टाफ मेरे पास नहीं है, स्टाफ कब आएगा, कब लोग राहत की सांस लें। उस राहत की सांस के लिए पूरे जो 17 वार्ड है सब तरस रहे हैं, वो राहत की सांस कब आएगी और कब ये सुधरेगा निज़ाम। और इस तरह का निज़ाम आपको यहीं पे नहीं दिखेगा, हर जगह जितने भी 17 वार्ड हैं हमारे, उन 17 वार्ड की यही कंडीशन है। जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, वसीम कत्तू, डोडा। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला बारामूला और वहां पर तुज्जर इलाके के अंदर एडवाइजर वसीर खान पहुंचे हुए हैं। उन्होंने दौरा किया है और कुछ बिजली को लेकर आज अहम जो सौगात है वो लोगों को दी गई है। पहले तो आप इरशाद की रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद समझिए कि आखिर किस तरह से प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है।
बिल्कुल आशा, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर इलाके की बात करें, सोपोर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे जो तुजर का इलाका है, आज वहाँ पे गवर्नर के एडवाइज़र बसीर अहमद खान ने खुसूसी दौरा किया। हालांकि इसके हमरा ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इतू साहब और ADC सोपोर परवेज़ सजाद और इसके साथ साथ SSP सोपोर जावेद इकबाल ने भी वहाँ पे जो है इस फंक्शन में शिरकत की। हालांकि मैं आपको बता दे चलूँ, ये जो दरीना मांग थी लोगों की, यहाँ पे जो है रिसीविंग स्टेशन बनना चाहिए। आज जहाँ पे जो है लोगों की जो मांग है वो पूरी हो गई। जो एडवाइज़र है बसीर अहमद खान, इन्होंने यहाँ का आज 6.3 जो है मेगावाट से बना गया ये रिसीविंग स्टेशन, इसका जो है इब्तिदा किया गया। हालांकि लोग जो है बहुत ही खुश नज़र आए। लोगों के साथ हमारी बात हुई, लोगों का ये कहना है कि ये जो हमारी मांग थी, ये दरीना मांग थी, ये आज पूरी हुई। हालांकि इसके साथ साथ जो भी डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, उनके साथ बातचीत की, लोगों को यकीन दहानी दिलाई कि जो भी आपके मसले मसाइल हैं, चाहे रोड के हवाले से, चाहे बिजली के हवाले से, उनको हम जल्द से जल्द हल करेंगे। चलिए अब आपको लिए चलेंगे राजौरी, और राजौरी में पीर की गली में किस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हैं, परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। जमशेद मलिक की ये पूरी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। तारीखी मुगल शाहरा में इस वक्त हम पहुंचे हैं पीर की गली में, जहां आप इस वक्त हमारे पीछे का मंजर देख रहे होंगे। सिर्फ मालबरदार गाड़ियों को जाने की इजाज़त है, मगर इक्का दुक्का वो आम गाड़ियां भी चल रही हैं जो प्राइवेट गाड़ियां हैं। हालांकि सरकार की तरफ से प्राइवेट गाड़ियों को यहाँ चलने की इजाज़त नहीं दी गई है, मगर फिर भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। हमारे साथ कुछ बाहर के लोग हैं जो महाराष्ट्र से जिनका ताल्लुक है, इनसे जानेंगे कि किस तरफ से इनका आना हो और कैसा इनको ये रास्ता लगा। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं SR वानी, मैं BSNL में सर्विस करता हूँ श्रीनगर में, और प्रॉपर मैं महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से। यहाँ तो बढ़िया है। पीर की गली का नाम तो काफ़ी सुना है, लेकिन आने के बाद देखा तो एक ही ये मज़ार है यहाँ पे, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है। किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ आपको नज़र आना चाहिए और किस चीज़ की कमी है, क्योंकि इस शाहरा पर चलने में, जिस तरह मैं पहले भी कह रहा हूँ, कि सरकार की तरफ से अभी भी प्राइवेट गाड़ियों पर पाबंदी आयद है। सर कहाँ से हैं आप और यहाँ से आने? सर मैं एक्चुअली अभी श्रीनगर में BSNL में असिस्टेंट जनरल मैनेजर करके कार्यरत हूँ। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हम यहाँ पे 1.5 साल के लिए हमारी पोस्टिंग होती है। तो हम पिछले 1.5 साल से यहाँ पर है। 1.5 साल से हम पिछले साल भी सोच रहे थे यहाँ आने का। पीर की गली हमने काफ़ी नाम सुना था, लेकिन हमने जो सुना था उसके हिसाब से हमको नहीं पाया यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ मज़ार है, और मज़ार के हिसाब से मेरे को लगता है यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और यहाँ पे जो ट्रैफिक देखा हमने, ये वैसे भी नेशनल हाईवे 444 हमको पता चला कि नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। कि रोड लगी और क्या मुश्किल है आपको सामने आई? रोड तो मुझे बढ़िया लगा, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मैं चूँकि पहली बार पीर की गली आया हूँ, मुझे बड़ा ये देखकर दुख हो गया कि यहाँ जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ मज़ार शरीफ भी है, और यहाँ मैं अभी वाशरूम्स की हालत देख रहा था, बहुत मतलब पैथेटिक कंडीशन में है। कितने लोग यहाँ आते होंगे, कितने मतलब हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ, फॉर दैट मैटर जो अपने वो ट्रक ड्राइवर्स बेचारे आते हैं। आपको पता है रास्ते में सफ़र करना कितना मुश्किल हो जाता है, तो शायद वो रिलीफ अफसाई उनको लगता होगा जब वो यहाँ आ जाते हैं, हम यहाँ आ जाएँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। अगर एक थोड़ा सा यहाँ सराय टाइप का कुछ होता उनके रहने के लिए, वो होना चाहिए था। और स्पेशली जो बेसिक कम्युनिटी है, बाथरूम वाशरूम, ये किसी भी सूरत में यहाँ होना चाहिए था। और उधमपुर में भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आज रास्ता बंद कर दिया गया, और जब रास्ता बंद हुआ है तो लोगों को काफी दिक्कतें यहाँ झेलनी पड़ी हैं। सुमित क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। शर्मा, हम जहाँ 25 साल से रह रहे हैं, 25 साल से, ये मंडी तो 10 साल हुए आए हुए, हम 25 साल से जहाँ रह रहे हैं, और यही रास्ता था। पहले तो हमको ये मालूम नहीं था, बाद में इन्होंने मंडी बनाई, अभी ये बोल रहे हैं 10 साल का। ये देखो, ये डीसी ने लिख के दिया था 10 साल पहले ये सब्जी मंडी में ये रास्ता दिया, ये बोले टेम्परेरी है। बल्कि आप देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग बोले टेम्परेरी है। मैं मोहम्मद सलीम, नायब तहसीलदार उधमपुर। यहाँ रास्ते का कोई मसला था, ये ज़मीन जो है मंडी वालों की है, तो यहाँ से कोई रास्ता था, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन रही थी, तो उस सिलसिला में हमें मंडी वालों ने बुलाया था। तो ये इशू जो है वो मौके पर पीसफुली सॉर्ट आउट हो गया, और रास्ता जो इलीगल था उसको बंद कर दिया गया है। आज उधमपुर सब्जी मंडी में उस समय एक विवाद उत्पन्न हो गया जब हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा सब्जी मंडी की निशानदेही की जा रही थी, और विभाग का ये कहना था
कि अब कुछ समय में वहां पे नई दुकानों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। लेकिन वहीं पे सब्जी मंडी के स्थित पास जो कॉलोनी है, उन लोगों का आज रोष प्रकट किया गया, उन लोगों द्वारा एक विवाद उत्पन्न किया गया। वहां पे मौजूद लोगों का कहना था कि वो जो सब्जी मंडी का जो रास्ता है, जहां पे अब दुकानों का निर्माण किया जाना है, वो रास्ता जो है उन लोगों के घरों को जोड़ता है। वो लोग कई वर्षों से उस रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो विभाग जबरदस्ती उस रास्ते को बंद करने जा रहा है। वहीं पे साफ तौर पे लोगों ने यह भी बताया कि इसी रास्ते के माध्यम से उनके घरों में कई वृद्ध लोग हैं, वो वहां से कई देर सवेर दवाइयां लेने जाते हैं या बाजार में कोई जरूरी सामान लेने जाते हैं, और आज इस रास्ते को बंद किया जाना उन लोगों के लिए परेशानी और चिंता का सबब भी बन सकता है। लेकिन वहीं अगर विभाग की माने तो विभाग का यह कहना था कि ये जो रास्ता है पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से विभाग ने कई वर्ष पहले भी इस रास्ते को बंद करने के प्रयास किए थे, तो लोगों द्वारा इसी तरह के रोष वहां पे प्रकट किए गए थे, लोगों द्वारा विरोध जो है वो दायर किया गया था। लेकिन अब विभाग जिस तरह से वहां पे कई दुकानों का निर्माण करने जा रहा है, तो अब इस रास्ते को जो बंद करना है वो जरूरी हो चुका है, वो आवश्यक हो चुका है। तो वहीं पे विभाग ने आज पूरी निशानदेही कर उस रास्ते को जब बंद करवाया, तो लोगों ने वहां पे लगातार जो है लोगों की तरफ से रोष और विरोध जो है वो देखा गया। और विभाग ने यह भी बताया कि इस रास्ते का किसी तरह से ना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कोई जिक्र है और ना ही किसी तरह से इन लोगों के पास कोई दस्तावेज है जो ये बता सके कि जो रास्ता है ये इस कॉलोनी को जोड़ता है। और विभाग ने यह भी बताया है कि अगर आने वाले समय में फिर इस तरह से लोग जो है जबरदस्ती इस रास्ते को रोकने का या खोलने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन किसी तरह की भी गैर कानूनी जो हरकत है वो प्रशासन व विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आखिरकार इस उधमपुर के निर्माण के लिए ये जो कदम है ये जरूरी है और आवश्यक है। दुबे के साथ सुमित शर्मा, गुलिस्तान न्यूज, उधमपुर। चलिए, तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना था। लोग साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से रास्ता बंद किया गया है तो उन्हें परेशानी यहां झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट का ही है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन लोगों की ये मांग है कि इस रास्ते को खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोगों को आवाजाही के लिए रास्ते की सख्त जरूरत है। चलिए, अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा में भी आज जम्मू चलो आंदोलन जो है वो डेली वेजर्स की तरफ से चलाया गया है, क्योंकि काफी पुराने समय से ये लोग आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रही है। ऋषि खजूरिया हमें पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देख लीजिए। डेली वेजेस का जो प्रदर्शन है ये लगातार जारी है और सारे डेली वेजेस आज इकट्ठे हो चुके हैं, जिसमें अगर पीडब्ल्यूडी डेली वेजेस की बात करें, पीएचई डेली वेजेस की बात करें और अलग अलग अन्य विभागों के डेली वेजेस की बात करें, तो आज सारे डेली वेजेस इकट्ठा हो चुके हैं। और आज मैं इनकी मांगे नहीं सुनूंगा, लेकिन जो इनके द्वारा चेतावनी दी जाएगी उसे हम कवर करने आए हैं, क्योंकि मांगे पहुंचाते पहुंचाते अब लंबा समय हो चुका है, ये मांगे प्रशासन तक पहुंच भी गई हैं। लेकिन आज क्या संदेश ये जम्मू कश्मीर प्रशासन को देना चाहते हैं डेली वेजेस, क्योंकि हल इनका नहीं हो पा रहा। तीन ही डिमांड्स, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, रेगुलराइज किया जाए इनको, और इनको 60 महीने का जो पेंडिंग वेतन है वो दिया जाए। ये मांगे पहुंच चुकी हैं, लेकिन आज अगला कोर्स ऑफ एक्शन, इनकी अगली रणनीति क्या रहेगी मैं वो जानूंगा। अगला कोर्स ऑफ एक्शन रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि मांगे तो पहुंचा चुकी हैं, आप लगातार उनके दिमाग में ये मांगे बैठ चुकी हैं, लेकिन हल हो नहीं रहा। अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ऋषि जी, अगला जो हमारा एक्शन होगा जम्मू चलो आंदोलन का एक्शन होगा, और उस एक्शन में हम ऐसा शाहीन बाग बनाएंगे जम्मू में, कोई जितने भी चौक चौराहे, जितने भी सड़कें होंगी वो सारी जाम होंगी। 61,000 हमारा बंदा है जो डेली वेजर है, और उसके साथ जो फैमिली लगा लो आप, अगर 4 लाख 5 लाख की हाजिरी नहीं होगी तो हमें बता देना। वो आने वाला टाइम जो होगा गवर्नमेंट के लिए बहुत खतरनाक होगा। हम गवर्नमेंट को जो बताना चाहते हैं, गवर्नर साहब को हम बताना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी को हम बताना चाहते हैं कि अभी भी होश करो, अगर हमारी बातें नहीं मानी तो ऐसा शाहीन बाग बनेगा तो आप सोच भी नहीं सकते, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा शाहीन बाग कैसे बन गया। अगर आप हमें जबरदस्ती उठाओगे हम नहीं उठेंगे, अगर आप गोली चलाओगे हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, हमारी लाशें उठ सकती हैं, वरना हम वहां से नहीं उठेंगे। ये आने वाला समय आपको बताएगा, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको हम सब कुछ बता देंगे कि कैसा आंदोलन आने वाला है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने यह भी कह दिया कि आपकी बैकडोर एंट्रीज हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपकी सैलरी जो पिछली मिल रही थी या आपके वाउचर्स बनते हैं, इसको लेकर क्या कहा जाएगा आपकी तरफ से? ऋषि जी, ऐसा है कि चीफ सेक्रेटरी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी तो जुम्मा तो थोड़े दिन से आए हुए हैं, कितने टाइम हुआ है उनको आए हुए, और जो भी उनको पढ़ाया गया है वो गलत पढ़ाया गया है। उनको पता ही नहीं है कि 61,000 हमारे डेली वेजर हैं, 1,60,000 हमारा डेली वेजर नहीं है, और 61,000 से भी कई बंदे हमारे मर गए हैं।
कोई छोड़ गए हैं, उससे भी कम स्ट्रेंथ होगी हमारी। और हम ये बताना चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कि जो हमारी जो सैलरी निकलती थी वो अकाउंट में आती थी, बैंक में आती थी, हमारे बोचर बनते थे, हमारी सीटें बनती थी। हम 25-25 साल से हो गए हम जहां पे लगे हुए, और हमारा फ्यूचर बिल्कुल डार्क कर दिया है उन लोगों ने। और ये जितने भी बंदे हैं, जो जितने भी डेली वेजर हैं, ये सब भूखमरी के शिकार हैं, इनके पास पैसे नहीं है। अब साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चेहरे आप पहले भी देख चुके हैं। ये चेहरे आज मजबूरी के कारण यहाँ पर इकट्ठे होते हैं प्रदर्शन करने के लिए। कोई नहीं चाहता कि प्रदर्शन किया जाए या इस तरह का माहौल बिगाड़ा जाए, लेकिन प्रशासन इनको खुद न्योता दे रहा है कि आप आइए प्रदर्शन करिए, उसके बाद आपकी मांगों को सुना जाएगा। लेकिन प्रदर्शन करते हुए भी काफी लंबा समय हो चुका है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला कठुआ, और जिला कठुआ में भी आज जो दीपिका रजावत की जो ट्वीट है उसको लेकर काफी ज्यादा रोष लोगों में देखा गया है, क्योंकि कठुआ जिले के अंदर भी लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्योंकि दीपिका रजावत ने कुछ ऐसी बयानबाजी, कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है अपने ट्वीट के जरिए, जिसकी वजह से लोग जो है वो आक्रोश में आ गए हैं। सरबजीत की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अधिवक्ता दीपिका सिंह रजावत द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किए जाने के बाद विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों के लोगों ने लगातार रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं कठुआ में भी आज स्थानीय युवाओं ने रोष प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि दीपिका सिंह रजावत के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दीपिका सिंह रजावत के एक विवादित ट्वीट से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग को जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उन पर मामला दर्ज कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पहले भी दीपिका सिंह रजावत इस तरह की विवादित टिप्पणियां करती आई है, ऐसे में पुलिस को अब संज्ञान लेना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि इस ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की एक साजिश रची जा रही है। अगर जल्द पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में वो लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारी जिला सचिवालय के पास नहर चौक पर रोष प्रदर्शन कर रहे थे। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब रुक कर लेते हैं बांडीपुरा का, क्योंकि ज़हूर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। आज प्रोटेस्ट के हवाले से सरपंच और 5 हज़रात जो है प्रोटेस्ट पे मजबूर हुए हैं। यहाँ पे जो है द्रक्षिलवत जो है यहाँ पे इनको जो प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया गया है। ये जो वाबस्ता थे ब्लॉक सुम्बल से वाबस्ता थे, आज इनको दूसरे ब्लॉक नौगांव में लगाए गए हैं, जो 5 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। उनका कहना है कि जो डिलिमिटेशन हो रही है तो उसमें से हमें जो है अलग ब्लॉक में रखा गया है, हमें अपने पहले ही ब्लॉक में रखा जाए। और यहाँ के जो लोगों ने, जो यहाँ सरपंच और 5 हज़रात ने प्रोटेस्ट किया, इनका कहना है कि अगर हमारी डिमांड जल्दी नहीं सुनी गई तो हम रिजाइन करने पे मजबूर हैं और आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें भी हम हिस्सा नहीं ले लेंगे। और अब देखने वाली बात होगी क्या इनकी जोर खोस होगा, यानी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अब आपको कुछ और जिलों का भी नजारा दिखा देते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों के अंदर पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्या कुछ वो ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट्स दे रहे हैं, देख लीजिए। जी आशा, कुछ दिन पहले जो माई टाउन माई प्राइड के बतौर जिला अनंतनाग की कई जगहों पे कुछ प्रोग्राम मुनक्किद हुए, उसी पस मंजर में अगर हम कुकरना की बात करें, यहाँ पे भी म्युनिसिपल कमेटी में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें जो लोकल बॉडीज के जो स्पेशल सेक्रेटरी थे उन्होंने इसमें बतौर मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट हिस्सा लिया। और वहाँ पे लोगों ने, खासकर जो म्युनिसिपल कमेटी कुकरना के जुरिडिक्शन में आ रहे हैं, उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस वहाँ पे रखी। इसी पस मंजर में आज जो काउंसलर्स थे कुकरनाग में, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ ही जो लोकल बॉडीज के आला अधिकारी उनसे बुधवाना अपील की। जो लोगों ने यहाँ पे कुछ ग्रीवेंसेस रखी है उन ग्रीवेंसेस को वो जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें। और साथ ही यहाँ पे लोगों ने ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने ये भी कुछ बातें रखी है, खासकर जो प्रोग्राम के दौरान माई टाउन और माई प्राइवेट जो प्रोग्राम उसके दौरान यहाँ पे कई मुद्दे सामने रखे गए। खासकर अगर हम कुकरना के हवाले से बात करें, यहाँ पे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके कामकाज के हवाले से भी कुछ सवाल निशान उठे। साथ ही अगर हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें या अगर चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से भी आपको दिखा देते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी पर भी इन डेली वेजरों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा था, क्योंकि आज मुख्यालय का घेराव किया गया और जाहिर तौर पर ये लोग कहते हुए नजर आए कि जब भाजपा सत्ता में विराजमान हुई थी तो सबसे पहला मुद्दा डेली वेजर्स का रखा गया था कि डेली वेजर्स को नियमित तौर पर बकाया वेतन भी उनका दिलाया जाएगा और हर मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया है। तो चलिए अपने ब्यूरो चीफ के पास आपको लिए चलेंगे, वो क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए।
जम्मू की ब्यूरोक्रेसी डेली वेजर को निचोड़ रही है और ये खामोश बैठे हुए हैं। इसलिए इनको जगाने के लिए हमने आज इनके दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया है। अगर ये आज भी इस प्रदर्शन से नहीं जागते और केंद्र सरकार से बात नहीं करते, आने वाले दिनों में जो 25 हम MLA हमने जम्मू से जिताए थे, ये हम लोगों ने जिताए थे। भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या प्रशासन के लोगों ने भेदभाव किया है? अगर प्रशासन के लोगों ने भेदभाव किया है तो क्यों किया है, किस वजह से किया है? ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्यवाही करने की जरूरत है कि जो लोग पिछले 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ इंसाफ अभी तक क्यों नहीं हुआ? आप देखते रहिए कार्यक्रम।